नमस्कार दोस्तों जैसा कि इस बार 2025 और 26 का इम्पॉर्टेंट जो बजट्स आया, सो इसके रिगार्डिंग 1 फरवरी को जो प्रेजेंटेशन हुआ ठीक 11 बजे सुबह में, और कंटिन्यूअसली ये बजट हमारे देश में जो भी चला। आप सभी लोगों को ये मालूम हुई होगा कि हर साल हमारे देश में जो बजट्स आता है, जिसमें कंप्लीट एक साल जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, जिसकी शुरुआत होती है आपका 1 अप्रैल से और ये चलता है आपका 31 मार्च तक, जिसमें इस पार्टिकुलर बजट्स में भारत सरकार जो पैसा हम लोगों से और आपसे जो टैक्स के फॉर्म में या फिर अदर फॉर्म में जो हमसे लेती है, उसी चीज़ का जो है वो हिसाब किताब देती है कि हम लोग इस पैसों को कहाँ कहाँ पे खर्च करेंगे और कहाँ कहाँ पे हुआ है, और आने वाले एक साल में हमारा बजट्स क्या होगा। तो इन सब चीज़ों के बारे में इसके रिगार्डिंग जो भी है बजट्स हमारे देश में आता है। दोस्तों पहले क्या होता था कि हमारे देश में जो बजट आता था वो आज़ादी से पहले वो शाम के ठीक 5 बजे आता था, लेकिन इस परंपरा को जो ख़त्म किए हैं वो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर, जिनका नाम था यशवंत सिन्हा साहब, 1999 में यानी कि 1999 में उन्होंने ये ख़त्म करके ठीक सुबह 11 बजे का ये बजट का शुरुआत किया है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जानना इसलिए ज़रूरी है, हालांकि जब आप प्रिपरेशन में रहते हैं तो कई सारी अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं, तो उस एग्ज़ाम्स के अकॉर्डिंग आपका जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग जो भी चलते रहता है ओवरऑल, ठीक है ना। मतलब उसमें जो एग्जामिनेशन का जो क्वेश्चन है उसके वेरिएशन से चलते रहता है, कहने का मतलब ये है मेरा। देन इसके बाद साल 2017 में जब हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली साहब थे, तो साल 2017 में दोस्तों हुआ क्या कि एक परंपरा ये था कि बजट जो हमारे देश में आता था वो 28 फरवरी को आता था, और इसको ख़त्म करके वो तो 1 फरवरी को हो ही गया 2017 में, और शाम 5 वाला टाइमिंग 11 बजे हो गया। तो अब बजट्स के रिगार्डिंग जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसके ऊपर आपके एग्जामिनेशन में किस किस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। तो आज के सेशन में जो भी इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, हम उन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन, लाइक अगर आप यूपीएससी ले लें, अदर सर्विसेज ले लें, या फिर कह सकते हैं कि एसएससी हो, बैंक हो, या फिर इनफैक्ट आपका रेलवे हो, या कोई भी सरकारी नौकरी हो जहां पर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, करंट अफेयर है, तो वहां पर ये टॉपिक आपको हेल्प करेगा। और आने वाले दिनों में जो भी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन है वो तो आपको हेल्प करेगा ही दोस्तों। फर्स्ट ऑफ ऑल तो सेशन को शुरू करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट हम लोग कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं, तब आप एमसीक्यू जब कीजिएगा तो वहाँ पर आपको काफ़ी हेल्प होगा दोस्तों। तो चलिए पहले हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को जान लेते हैं बजट्स के रिगार्डिंग कि साल 2025 और 26 का जो बजट है इसमें वो कौन सा पोर्शन है जिसके ऊपर इम्पॉर्टेंट फोकस किया गया है, और वो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों इस बार का जो बजट्स हमारे देश में आया, तो इसमें सिंपल कुछ चीज़ों पे ध्यान दिया गया है। जैसे बोला गया जर्नी ऑफ डेवलपमेंट, इसमें आपका 4 इंजन बनाया गया है, 4 इंजन, जिसमें से पहला एग्रीकल्चर, देन आपका एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। हालांकि ये जो एमएसएमई सेक्टर है इसका भी डेफिनेशन जो है दोस्तों आपका बदला है इस बार, जहाँ से क्वेश्चन आने का संभावना 100% है, और स्पेशली जो बैंकिंग के एस्पायरेंट हैं उनके लिए तो ज़रूरी है। इसके साथ साथ जो तीसरा इंजन है वो आपका इन्वेस्टमेंट का है दोस्तों, और लास्ट में आपका एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात किया गया है। देन इसी के साथ साथ एक और कोटेशन जो है वो दिया गया है, ए कंट्री इज़ नॉट जस्ट इट्स सॉयल, अ कंट्री इज़ इट्स पीपल। इस तरह का स्लोगन जो भी दिया गया है दोस्तों। देन इसके बाद हम जैसे ही सेकंड पेज पे जाएंगे, तो इसमें से जो पहला इंजन है हम जैसे कह सकते हैं वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है। इसके अंदर 4-5 जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके बारे में डिस्कस किया गया है। पहला ये बोला गया है कि एक स्कीम है जिसका नाम है प्राइम मिनिस्टर धन धनिया कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। इसमें बेसिकली क्या है कि सरकार ये बोली है कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को 100 डिस्ट्रिक्ट्स में ये प्रोग्राम इम्प्लीमेंट होगा, प्रधानमंत्री धन धनिया योजना के नाम से। इसके बाद एक मिशन चलेगा, मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी, जो 5 सालों का मिशन होगा, ये भी आपको रिमेंबर रखना है दोस्तों। देन इसी के साथ साथ ये भी बोला गया है कि जो किसान क्रेडिट कार्ड है, आप सभी को याद है कि एक किसान क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ था 1998 में, और ये किसान क्रेडिट कार्ड बेसिकली क्या होता है कि किसानों को हेल्प करने के लिए शॉर्ट टर्म में उनको लोन दिया जाता है। तो इस बार के बजट में बोला गया कि 7.7 करोड़ फार्मर्स को दिया जाएगा, और उसके साथ साथ लगभग आपका 5 लाख का लोन होगा। तो यहाँ पर भी एक्सटेंशन हुआ है, पहले ये 3 लाख था, अब ये बढ़ करके 5 लाख हो गया दोस्तों किसान क्रेडिट कार्ड में। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम है जिसका नाम है नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स, जिसको लॉन्च किया जाएगा। देन इसके साथ साथ दोस्तों एक मखाना बोर्ड बनाया जाएगा बिहार का। आप सभी लोगों को मालूम है कि बिहार का जो मखाना है वो 90% वो प्रोडक्शन भारत में ज़्यादातर बिहार करता है, और मिथिलांचल मखाना उसको जीआई टैग भी मिला हुआ है दोस्तों ओवरऑल। तो उसके रिगार्डिंग भी मखाना बोर्ड को जो है बनाया जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर बोला गया है। देन इसके बाद अगर हम थोड़ा सा ऊपर में इसको देख लेंगे ओवरऑल दोस्तों, तो यहाँ पर ये बोला गया है कि एक हम लोग पल्सेस मिशन चलाएंगे, यानी कि दाल के ऊपर, जिसमें आपका तूर, उड़द और उसके बाद आपका मसूर दाल।
तो ये जो पल्सेस मिशन चलेगा दोस्तों, पल्सेस मिशन, ये लगभग इसका टारगेट है 6 ईयर्स, मतलब कि 6 ईयर का ये मिशन है, जिसमें डेवलपमेंट और भी चीज़ें होगी। और इसके बाद इंडिया पोस्ट जो है, यानी कि हमारा जो पोस्ट ऑफिस है, वो सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी कहाँ पे, तो आपका रूरल इकोनॉमी में दोस्तों। तो इन चीज़ों पे डिस्कस ओवरऑल जो भी किया गया है। इसके साथ साथ अगर हम अगला पेज पे चले जाएंगे, जहाँ पर हमारा जो पोर्शन है नेक्स्ट वन, वो आपका एमएसएमई सेक्टर है, मतलब दिस वन, ये एमएसएमई जो सेक्टर है आपका, दिस वन, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब इसको लेकर के भी काफ़ी सारी बातें हैं, लाइक हम लोगों को टॉय इंडस्ट्री में ज़्यादा फोकस करना है, उसको बूस्ट करना है। देन इसके बाद आपका एमएसएमई सेक्टर में एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोला गया है, जो आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण है, वो ये है दोस्तों कि एक ऐसा स्कीम है जिसमें फर्स्ट टाइम स्टार्टअप कंपनी जो शुरू करना चाह रहे हैं, खासकर महिलाएं, एससी एसटी, तो उनको सरकार की तरफ से जो फर्स्ट टाइम 5 लाख स्टार्टअप ओपन करेंगी, उनको सरकार की तरफ से लगभग अप टू 2 करोड़ तक जो है उनको लोन मिलेगा। और ये अगले 5 सालों का टारगेट है जो आपका इम्प्लीमेंट होगा। देन इसी के साथ साथ दोस्तों अगर हम बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो लेदर सेक्टर की बात करेंगे, तो वहाँ पर भी एक्सपेंशन की बात कहा गया है कि 22 लाख पर्सन हैं जो 4 लाख का टर्नओवर करते हैं। फिर टॉय इंडस्ट्री, ऐसे कई सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे डिस्कस किया गया दोस्तों, ठीक है। इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम इम्पॉर्टेंट पोर्शन यहाँ पर चले जाएँ, तो इस सेक्शन में आपको क्या दिखेगा कि कुछ विभिन्न प्लेसेस के बारे में, कुछ चीज़ों के बारे में यहाँ पर बोला गया है। जैसे पहला क्या है कि सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन आपका IITs और भी बनेगा। इसके बाद आपका भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम लॉन्च होगा। इसके बाद आपका दोस्तों अटल टिंकरिंग लैब, जिसमें 50,000 लैब बनेगा लगभग, आपका मान के चलिए गवर्नमेंट स्कूल में अगले 5 सालों के अंदर में। फिर 500 करोड़ दिया जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए। फिर ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटीज़ होगा प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स में और सेकेंडरी स्कूल में। तो ये सारी चीज़ें इसके रिगार्डिंग जो भी है बोला गया है, ठीक है। आगे थोड़ा सा और हम बढ़ जाएंगे, मान के चलिए थोड़ा सा और आगे हम बढ़ते हैं, तो यहाँ पर बोला गया है कि मेडिकल एजुकेशन के लिए 10,000 एडिशनल सीट्स और दिया जाएगा अगले 5 सालों में। इसके बाद आपका जो, हाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ऐसे लोग जो गिग वर्कर्स हैं, लाइक जो जोमेटो, ओला, स्विगी, इस तरह के जो अलग अलग सेक्टर में काम करते हैं, तो उनको हेल्थ का बेनिफिट दिया जाएगा, उनको सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। अब भारत सरकार की एक स्कीम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, तो उसके माध्यम से उनको जो भी हेल्थ का बेनिफिट्स ओवरऑल मिलेगा दोस्तों। बट उनको ई श्रम पोर्टल पे ये रजिस्ट्रेशन लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें थी। अब आते हैं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट में जो आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है, इन्वेस्टिंग इन पीपल, इकोनॉमी एंड इनोवेशन, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों। अच्छा, इसमें क्या बोला गया है कि सपोर्ट टू स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर्स को मजबूत करने के लिए भारत सरकार सपोर्ट करेगी। कितना का सपोर्ट करेगी दोस्तों, तो 1.5 लाख करोड़ का। और अगला जो है 50 ईयर का इंटरेस्ट फ्री लोन होगा स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में। जल जीवन मिशन भारत सरकार का जो काफ़ी फेमस स्कीम है, जिसमें बोला ये गया है कि 100% का कवरेज होगा और इसका टारगेट है कंप्लीट करने का कब का, तो 2028 का। तो ये एक्सटेंशन पे चला गया है। देन इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट प्लान है एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 और 30 का। तो ये जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है 2025 और 30 का, तो इसमें ये बोला गया है कि इसमें 10 लाख करोड़ न्यू प्रोजेक्ट्स पे दिया जाएगा। तो ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनेगा। इसके बाद एक फ़ंड बनाया गया है अर्बन चैलेंज फंड, जिसमें 1 लाख करोड़ दिया जा रहा है इम्प्लीमेंट करने के लिए, लाइक सिटीज़ को ग्रोथ करने के लिए, स्मार्ट सिटीज़ बनाने के लिए, वाटर सैनिटेशन, इन सब चीज़ों को अच्छा करने के लिए। उड़ान नाम का स्कीम आप सभी लोगों को मालूम है, जिसमें उड़े देश का आम नागरिक जिसमें फ़्लाइट का सफ़र कराया जाता है। उसमें बोला गया है कि कुछ डेस्टिनेशन को जोड़ा जाएगा, लगभग 120 डेस्टिनेशन को, और 4 करोड़ जो पैसेंजर हैं उनको कनेक्ट करके अगले 10 सालों में इनको और अच्छे से इनको बूस्ट किया जाएगा। अच्छा, एक और फंड है जिसका नाम है मेरी टाइम डेवलपमेंट फंड। तो मेरी टाइम जो डेवलपमेंट फंड है, इसमें जो फंड दिया गया है लगभग आपका 25,000 करोड़ फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, और अप टू 49% जो कंट्रीब्यूशन है ये सरकार की तरफ से है दोस्तों। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर है आपका न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर विकसित भारत। अच्छा, एक और टर्म है, जैसे इस साल के बजट का जो थीम क्या है, तो थीम तो आप सभी लोगों को पता होगा, सबका विकास। और विकसित भारत का मतलब ये है कि 100% लिटरेसी, 100% एडुकेशन, वही लिटरेसी हो गया। पुअर यानी कि गरीबी को जो है वो मिटाना होगा। उसके साथ साथ आपका देन आपका 100% जो है डेवलपमेंट के ऊपर बात किया गया है। विकसित भारत का मतलब भी वही होता है यहाँ पर, ठीक है। अब थोड़ा सा जैसे ही आगे बढ़ जाएंगे, तो यहाँ पर 2 चीज़ों को ऊपर और फोकस कीजिए, फिर हम लौट जाएंगे कहाँ पे, तो फिर हम लौट जाएंगे दोस्तों आपका MCQ की तरफ, ठीक है। तो पहला ये है कि बिहार को स्पेशल पैकेज की बात कहा गया था पहले भी इंटरिम बजट्स में,
यहाँ पर बोला गया है कि ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स वो आएगा, ठीक है। और फिर यहाँ पर वेस्टर्न कोशी कैनाल ERM प्रोजेक्ट्स ये आपका लॉन्च होगा। फिर इसके बाद एक और फंड है स्वामी फंड 2, जिसमें 15,000 करोड़ दिया जाएगा लाइक फाइनेंस के तौर पर, जिसमें बहुत सारा डेवलपमेंट का काम किया जाएगा दोस्तों। अच्छा, इसके बाद 50 ऐसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाया जाएगा, सबको कनेक्ट किया जाएगा। और सबसे मज़ेदार बात क्या है कि एक मुद्रा लोन दिया जाएगा फॉर होम स्टे। जैसे कई बार क्या होता है ना कि लोग अपने ही घर में एक रूम ऐसा बना लेते हैं जहाँ पर लोगों को ठहरने का जगह दे दिया जाता है, तो उन सारे मतलब कि ऐसे घर वाले लोगों को जो एक रूम दे देते हैं किसी को ठहरने के लिए, तो उनको डेवलपमेंट्स करने के लिए थोड़ा सा मुद्रा लोन भी दिया जाएगा दोस्तों, जहाँ तक यहाँ पर बोला गया है, ठीक है ना। होम स्टे जैसे प्रीफर करते हैं ना कि लोग होम स्टे में अपना नॉर्मली प्रीफर करते हैं। तो ये सारी बातें इस बार के बजट्स में जो भी कहा गया है। और एक जो इम्पॉर्टेंट पोर्शन है वो ये है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि जो भी रुपीस होता है कि सरकार के पास आया कहाँ से और वो खर्चा कहाँ पे होता है। तो देखिए, सबसे पहली बात कि 24% सरकार का जो पैसा है वो बोरिंग और लाइबिलिटीज से है। 22% सरकार के पास जो पैसा वो इनकम टैक्स से आ जाता है। इसके साथ साथ 18% जो पैसा वो GST की तरफ से आ जाता है। देन इसके साथ साथ 17% कॉर्पोरेट टैक्स से आ जाता है। इसके बाद नॉन टैक्स रिसिप्ट, देन आपका नॉन डेट रिसिप्ट, कस्टम जो इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स पे लगता है, और इसी के साथ साथ आपका एक्साइज ड्यूटी जो आपका 5% है। तो ये सारा तरीका है सरकार का पैसा ले लेने का, यानी कि रुपी कम्स फ्रॉम। अच्छा, मान लीजिए सरकार अगर आपसे पैसा ले भी रही है तो सरकार को तो खर्चा भी करना है। अब खर्चा करने का भी सबसे इम्पॉर्टेंट जगह है, तो 2-3 नाम आप याद रखिएगा। सरकार का ज़्यादातर जो खर्चा होता है पैसा वो कहाँ होता है, तो स्टेट्स को शेयर करने में होता है, वहाँ पर 22% चला जाता है। इसके बाद इंटरेस्ट की पेमेंट करती है, तो यहाँ पर सेकंड पॉइंट पे चले जाएगा ये वाला। बाकी फिर सरकार का बहुत सारा योजना है, प्रोग्राम है, जो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसमें आप ये 16% लेके चलिए, इसके बाद 8% लेके चलिए। फिर पेंशन एक बहुत बड़ा मामला है, तो वहाँ पर 4%। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है जहाँ पर सरकार का पैसा चला जाता है दोस्तों। अब हर बार की तरह इस बार भी जो बजट इस बार आया, तो सबसे ज़्यादा जो फंड एलोकेट है वो डिफेंस में है। और इसके बाद अगर हम बात करेंगे सबसे कम, तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि लास्ट में आपका लिखा हुआ है साइंटिफिक डिपार्टमेंट, जहाँ पर दिया गया है 55,679 करोड़ रुपीस। तो सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ पे है दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा पैसा आपको मिल जाएगा वो डिफेंस में मिल जाएगा। तो अब हम लोग लौटते हैं इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का जो मेन मोटिव है वो है बजट सेशन का MCQ। मैंने ओवरऑल डिस्कस आपके साथ किया, बट हमारा जो मेन मोटिव है कि इसके ऊपर जो MCQs आएगा उसके ऊपर चलिए बात करते हैं, जहाँ से आपका सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। देखिए, अगर हम मोटे मोटे तौर पर बजट्स के इस MCQ की बात करेंगे, तो सबसे पहला पॉइंट ये देख लीजिए कि 2025 का जो बजट का थीम है वो है सबका विकास, ठीक है। इसके बाद निर्मला सीतारमन जी जो हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर है, ये 8वां मरतबा ये बजट को प्रेजेंट की है, इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है 8 कॉन्जिक्यूटिव बजट। तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बार बजट कौन प्रेजेंट किया है, ये कमेंट सेक्शन में आपको जरूर बताना है। इसी के साथ साथ यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जैसे यहाँ पर बोला गया है कि एनुअल इनकम जिसका 12 लाख तक का है तो उसको नो इनकम टैक्स लगेगा, ठीक है। और लास्ट में आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर की बातें हैं वो सारी चीज़ें आगे हम लोग करेंगे ही, ठीक है। तो चलिए लौटते हैं पहला क्वेश्चन की तरफ आज के सेशन का। और क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पे कुछ इस तरह से है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि भारत में बजट को प्रेजेंट कौन करता है, तो बिल्कुल सिंपल आंसर है, फाइनेंस मिनिस्टर है। और आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना ही है कि 8वीं बार निर्मला सीतारमन की है, तो पहला बार कौन मतलब कि सबसे ज़्यादा किया है, तो आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में आपको देना है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम अगला बात करेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। देखिए, 8वां बार कॉन्जिक्यूटिव बजट हो गया। अच्छा, बजट नाम का टर्म जो है वो भारत के संविधान में नहीं है, बट एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 112, जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एक और बात, आर्टिकल नंबर 110 से लेकर के 117 तक आपको ये जरूर अच्छे से याद रखना है, जिसमें आपको मनी बिल मिलेगा, वोट ऑन अकाउंट मिलेगा, अप्रोप्रिएशन बिल मिलेगा, विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। तो 110 से लेकर 117 आर्टिकल विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन जैसे ही हम लोग चले जाएंगे, तो बताइए भारत का जो बजट इस बार आया तो उसका थीम क्या है दोस्तों, तो उसका थीम है ऑप्शन नंबर बी, सबका विकास, ठीक है। अच्छा, सबका विकास के साथ एक और वर्ड जोड़ा गया जिसका नाम है विकसित भारत। कमेंट सेक्शन में आपको ये भी बताना है कि विकसित भारत का मतलब क्या होता है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम है, सबका साथ सबका विकास, जो सरकार कई बार बोल चुकी है, अमृत धरोहर का नया दौर, या फिर विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस, ये सरकार बोल ही चुकी है ओवरऑल, ठीक है। अगली बात जो हमारा है वो ये क्वेश्चन है, जो बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये वाला, कि भारत सरकार ने इस बार के बजट्स में वो कौन सा प्रोग्राम अनाउंस्ड किया है जिसमें ये कहा गया है कि टोटल 100
लो एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जाएगा, और जिसमें से लगभग मान के चलिए कि 1.7 करोड़ फार्मर्स को, यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन है शायद, ठीक है, 1.7 करोड़ फार्मर्स को कनेक्ट किया जाएगा और उनको फिर पोस्ट हार्वेस्ट स्टोरेज फैसिलिटीज़ भी दिया जाएगा। सिंपल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राइम मिनिस्टर धनिया कृषि योजना। इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं धन धरिया कृषि योजना के बारे में। अब यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन में दिख जाएगा कि इस पार्टिकुलर स्कीम के तहत 1.7 करोड़ फार्मर्स को कनेक्शन किया जाएगा। इस स्कीम का जो मेन एम क्या है, टू मेक फार्मिंग मोर सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल फॉर फार्मर्स। अब आप कमेंट सेक्शन में जरूर ये बताइए कि पल्सेस का जो मिशन है वो कितने सालों के लिए चलाया जा रहा है। पल्सेस मिशन, रिमेंबर कॉटन मिशन में आपको बता देता हूँ 5 सालों के लिए, बट पल्सेस आपको बताना है, ठीक है। ये थोड़ा एक्सप्लेनेशन है, हमारे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको PDF भी मिल जाएगा, और उसके साथ साथ आपको इसके ऊपर जो MCQs है वो भी आपको हम दे देंगे, जहाँ से आपको हेल्प हो जाएगा। अच्छा, अगला सवाल है जो बिल्कुल बेसिक है कि भारत में जो बजट प्रेजेंट होता है यूजुअली कब होता है। तो इसका तो सिंपल आंसर है ना, इसका ऑप्शन नंबर सी 1 फरवरी को होता है। और मैंने क्या बताया, इससे पहले 28 फरवरी को हो रहा था, बट वो चेंजेस हो गया, और अभी कब हो रहा है, तो अभी आपका 1 फरवरी को हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसमें देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि 1 डे ऑफ फरवरी। अच्छा, बजट्स जो बनता है भारत में उसको बनाने वाली एजेंसी का नाम क्या है, तो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। ये किसके अंदर आता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री। और ये रिस्पॉन्सिबल कौन है बजट बनाने का, तो यही लोग हैं। इसके साथ साथ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम आपको बोल दिए हैं, और एक सेरेमनी होता है जिसका नाम है हलवा सेरेमनी। और देन इसके साथ साथ दोस्तों आपका कि नॉर्थ ब्लॉक में जहाँ पर प्रिंटिंग होता है पेपर, तो उतना ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है, बस ऑप्शन नंबर सी, इसके बाद आगे चले जाइए। आगे ही जैसे जाएंगे अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए वही है जो हम आपसे पूछे, क्या पूछे कि ए डैश एयर मिशन लॉन्च इन द बजट 2025-2026 फोकस किस पे कर रहा है, तो तूर, उड़द और मसूर, इसी को बोलते हैं पल्सेस मिशन। अब आपको बताना है कितने सालों का मिशन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज कॉल्ड 6 ईयर। और कॉटन मिशन कितने सालों का है, तो कॉटन मिशन दोस्तों आपका 5 सालों का है, ठीक है। यहाँ पर साफ साफ देखिए आपको एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा। ये एक 6 सालों का मिशन है जिसमें इन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। और देखिए दाल के मामले में अगर हम बात करेंगे ना, तो हम लोग कंज्यूमर भी हैं और हम लोग प्रोड्यूसर भी हैं, और कभी कभी घट जाता है तो अफ्रीका से हम लोग मंगा लेते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए एक एजेंसी है नफेद और NCCF जिसको प्रिपेयर करेगी, और 3 पल्सेस को फार्मर्स के साथ अगले 4 सालों में इसको इम्प्लीमेंट भी करवाना है। ये एजेंसी का नाम थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल हमारा है किसान क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के। मैंने ऑलरेडी बताया किसान क्रेडिट कार्ड कब लॉन्च हुआ, तो 1998 में लॉन्च हुआ। अच्छा, किसान क्रेडिट कार्ड की रिगार्डिंग अगर हम बात करेंगे तो इसमें शॉर्ट टर्म लोन होता है। शॉर्ट टर्म लोन का मतलब 1 साल से कम होता है। अब अगर ये शॉर्ट टर्म लोन होता है किसान क्रेडिट कार्ड में, तो पहले लोन मिलता था 3 लाख, पहले लोन कितना मिलता था 3 लाख, अब इसको एक्सटेंड करके कर दिया गया है 5 लाख। अब ये 5 लाख अगर लोन मिलेगा तो कितने किसान कवर हो जाएंगे, तो वहाँ पर देखिए 7.7 करोड़ के आसपास। और इसमें से जो लोन मिलेगा वही क्वेश्चन है ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ कॉल्ड 5 लाख। तो एक्सटेंशन अब आप जरूर देखिएगा, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसके रिगार्डिंग। ये है किसान क्रेडिट कार्ड का मामला। शॉर्ट टर्म क्रेडिट अब कहाँ कहाँ पे मिलेगा आप देख लीजिए, पोस्ट हार्वेस्ट फैसिलिटी, कंजम्पशन रिक्वायरमेंट ऑफ फार्म, वर्किंग कैपिटल मेंटेनेंस, ट्रैक्टर, मिनी ट्रक्स, कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी, इन सारी चीज़ों में ये सारे लोन आपको मिलेंगे किसान क्रेडिट कार्ड का। अगला बात अगर हम करेंगे तो हु वाज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, इसका ऑप्शन नंबर ए है R.K. शनमुखम चेट्टी। अब देखिए R.K. शनमुखम चेट्टी जी की बात करेंगे तो नॉर्मली क्या है, आप यहाँ पर देख लीजिए कि R.K. शनमुखम चेट्टी साहब जो हैं पहले फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिपेंडेंट इंडिया के। इसी के साथ साथ आप नीचे आप देख लीजिए कि इनका जो टर्म था एज ए फाइनेंस मिनिस्टर वो 1947 से 48 तक था। इसी के साथ साथ अगर हम बात करेंगे कि ही प्रेजेंटेड द फर्स्ट यूनियन बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया कब, तो 26 नवंबर 1947। कमेंट सेक्शन में जरूर आप बताइए कि 26 नवंबर में हम लोग कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ साथ ही रिप्रेजेंटेड इंडियन एम्प्लॉयर्स एट द इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कब कब, 28 में, 29 में और 32 में, ठीक है। तो अब आप बताइए कि ये तो था आज़ादी के बाद वाला। अगर हम बात करेंगे आज़ादी से पहले वाला, 1860 में पहला बार बजट पेश किया गया था विल्सन की तरफ से, वो ब्रिटिश था इकोनॉमिस्ट, ठीक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर है R.K. शनमुखम चेट्टी साहब, जिनको आप एक नाम से और जानते हैं, इनका नाम एक और है जिनको बोला जाता है फादर ऑफ इंडियन बजट, ठीक है। अगला बात, अब देखिए बिहार और आंध्र प्रदेश और बिहार तो होगा ही। अब क्वेश्चन देखिए क्या है कि मखाना बोर्ड जो भी इस्टेब्लिश किया जा रहा है, मखाना बोर्ड को, अब जब मखाना बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जा रहा है
25 और 26 में, तो इसमें कहाँ बोला गया, कहाँ पे होगा? तो भैया सिंपल है, ऑप्शन नंबर है, बिहार में होगा। अब तब बताइए कि हमारा कलकत्ता में कौन सा बोर्ड है? तो कलकत्ता में हमारा टी बोर्ड है। अब बताइए केरला में कौन सा बोर्ड है? तो केरला में हमारा रबर बोर्ड है। अब बताइए हमारा कॉफ़ी बोर्ड कहाँ पे है? तो कॉफ़ी बोर्ड आपको कर्नाटका में मिल जाएगा। और कॉफ़ी का 2 फ्लेवर तो आपको अच्छा लगता ही होगा शायद, रोबस्टा एंड अरेबिका, जो बाबा बुदान हिल्स में है, कर्नाटका के पास, याद रखिएगा। तो ये बिहार वाला इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार को स्पेशल मिला है। बिहार को बोला गया है कि आपको एयरपोर्ट भी दे देंगे, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, ग्रीनफील्ड, रिमेंबर, ठीक। अच्छा, बिहार से रिलेटेड कुछ चीज़ें और भी जानकारी रख लीजिए, है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो मखाना है, मिथिला का मखाना, खासकर मिथिला, दिस वन, मिथिला का मखाना को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग क्या होता है? जीआई टैग मतलब एक ऐसा पार्टिकुलर रीजन या एरिया जिसका एक पार्टिकुलर कोई कमोडिटी होता है, जिसको स्पेशल फीचर्स दिया जाता है ताकि उसका वो प्रोडक्शन कर पाए, उसका वो ग्रो कर पाए और अपने हिसाब से उसका प्राइस सेटअप कर पाए, ठीक है। जैसे कलकत्ता का रसगुल्ला है, तो उसी तरह से बिहार का है मखाना, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि 90% मखाना यही प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा और कौन कौन सा है बिहार का? तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जर्दालू मैंगो, शाही लीची, मुजफ्फरपुर वाला, पिपली वर्क, ये सारा कुछ है बिहार का। तो आप पीडीएफ में अच्छे से देख लीजिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो ये है, अंडर द बजट फ्रेमवर्क फॉर सस्टेनेबल फिशिंग द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEG एंड हाई सी फोकसिंग ऑन विच स्टेट्स और यूटीज। अब यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन के साथ है, अंडमान निकोबार, गुजरात एंड गोवा, केरला एंड पुडुचेरी या कर्नाटका तमिलनाडु। इसका आंसर आपको मिल जाएगा अगले पेज में यहाँ पर, ठीक है, सॉरी, इसका आंसर आपको यहाँ पर ही मिल जाएगा, दिस वन, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप, ये जो आपका आइलैंड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इंडियन रेलवे का जो बजट था यूनियन बजट से, वो मर्ज कब हुआ था? 4 ऑप्शन आपके साथ है, ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ पर 2017 होगा, और ऑप्शन नंबर सी में जो आपका 2017 हो रहा है, तो यहीं पर जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आपका अरुण जेटली साहब, अरुण जेटली साहब। इसके बाद कौन आए? तो इसके बाद आई निर्मला सीतारमन जी, ये रिमेंबर रखिएगा, ठीक। यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन भी है, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, द कमिटी हेडेड बाय श्री विवेक देबरॉय, मेंबर नीति आयोग एंड सेपरेट पेपर ऑन डिस्पेंसिंग विद द रेलवे बजट, ये विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। वो कौन सी कमेटी थी? तो विवेक देबरॉय है, और पहले जो साथ में आता था तो वहाँ पर एक्वथ कमेटी, ACWORTH, एक्वथ कमेटी, ये दोनों पोर्शन आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर, वो ये है कि अंडर द बजट एक नया यूरिया प्लांट लगाया जा रहा है, वो कहाँ पे लगाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और वो है आसाम, ठीक है। आसाम में ये यूरिया प्लांट नया लगाया जा रहा है। नेक्स्ट वन क्वेश्चन एक आपको मिलेगा MSME के ऊपर में, द यूनियन बजट 25 और 26, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन द पार्लियामेंट रिकॉग्नाइजिंग 4 इंजन ऑफ डेवलपमेंट दे आर, यानी 4 इंजन के बारे में बोला गया। मैंने शुरू में बताया एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये वाला, ठीक, ऑप्शन नंबर बी। देखिए 4 इंजन का नाम आपको यहाँ पे मिल जाएगा, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट्स। अच्छा, यहाँ पर MSME का डेफिनेशन चेंज है, ठीक, मतलब बिल्कुल चेंज है, जैसे टैक्स का जो स्लैब है वो चेंज है, उसी तरह से MSME का जो डेफिनेशन है वो भी कंप्लीटली चेंज है दोस्तों। आखिरी बात, व्हाट इज द एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द यूनियन बजट 2025? फिस्कल डेफिसिट क्या होता है दोस्तों? डेफिसिट का मतलब नुकसान होता है, और फिस्कल डेफिसिट का मतलब कि सरकार जितना पैसा कमाई उससे ज़्यादा खर्चा कर दी, मतलब सरकार का नुकसान हो गया, इसको बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, यानी सरकार ने जितना बजट बनाया उससे ज़्यादा खर्चा हो गया, तो वो हो गया फिस्कल डेफिसिट। और ये जो फिस्कल डेफिसिट है हमारे GDP के हिसाब से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, वो है आपका 4.8%, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, यही फिस्कल डेफिसिट्स को देख करके जो फॉरेनर है, जो इन्वेस्टर है, वो इन्वेस्ट करते हैं हमारे देश में, ठीक है, ये पोर्शन को आपको याद रखना है। फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या होगा? टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट, जो मैंने अभी आपको बताया, लाइक कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, उसमें माइनस कर दीजिए टोटल इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, यहाँ से निकल जाएगा आपका फिस्कल डेफिसिट। अगला अगर हम बात करेंगे तो ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी, वो ये है कि व्हाट परसेंट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर गोज टू इंटरेस्ट पेमेंट, यानी कितना परसेंट सरकार ने आपका इंटरेस्ट पेमेंट्स में जो है दिया है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20 से 24%। अब यहाँ पर ये सारी कहानी यहाँ लिख दिया गया है, ठीक है। कुछ चीज़ें जो सेक्टर्स का है वो आपको अच्छे से देखना होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार रहता है दोस्तों। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हम आपको दिखा देते हैं, जैसे ये वाला ना, ये वाला क्वेश्चन तो आपको दिखाई दिए हैं। अच्छा, इस टाइप का क्वेश्चन कि व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइन इन द यूनियन बजट 2025-26, इस टाइप का देखिए फैक्चुअल क्वेश्चन है, ये आपका
बैंकिंग में डायरेक्ट पूछता है, बैंकिंग पेपर में डायरेक्ट यहीं से क्वेश्चन आता है, बिल्कुल फैक्ट्स पे, बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा दोस्तों आपसे। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी दिस वन, और ये कैलकुलेशन पूरा यहाँ पर है दोस्तों आपका। ठीक है, अगला अगर हम बात करेंगे किस टाइप से क्वेश्चन और आता है, देखिए यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एज पर बजट 2025-26। तो लार्जेस्ट सोर्स ऑप्शन नंबर सी है, मैंने दिखाया तो रुपी कम्स फ्रॉम बोरोइंग एंड लाइबिलिटी, और यहाँ से आपका 24%। कॉर्पोरेशन टैक्स एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, इनकम टैक्स भी डायरेक्ट टैक्स होता है। इनकम टैक्स का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 22% है, ये ऑलरेडी मैंने बताया था। ठीक है, थोड़ा सा और क्वेश्चन का वेरिएशन देख लेते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन और है जो काफ़ी चर्चित है, जहाँ पर हम सम अप करेंगे ये वाला। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों आपका ये है कि अंडर द बजट 2025-26 नो इनकम टैक्स फॉर एनुअल इनकम अप टू 12 लाख एक्सटेंडेड टू, ये हो जाएगा 12,75,000। अच्छा, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन है क्योंकि टैक्स का स्लैब बिल्कुल नया आया है, तो इसको हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं। देखिए सुनिएगा, अगर आपका सैलरी 0 से 4 लाख है मान के चलिए, तो यहाँ पर आपका टैक्स है 0%। ठीक, अगर आपका सैलरी मान लीजिए 4 से 8 लाख है तो यहाँ पर आपका टैक्स कटेगा 5%। अगर आपका सैलरी मान लीजिए 8 से 12 लाख है तो यहाँ पर आपका टैक्स कटेगा कितना दोस्तों, 10%। अगर आपका सैलरी 12 से 16 लाख है तो यहाँ पर आपका टैक्स कटेगा कितना, 15% दोस्तों। और अगर आपका सैलरी 16 से 20 है तो यहाँ पर आपका 20% है। और फिर आपका 20 से 24 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 15-20, फिर यहाँ पर आपका 25%। और 24 लाख से अबव हो जाएगा तो यहाँ पर सैलरी, तो यहाँ पर आपका कटेगा 30%। ठीक है, यहाँ पर एक कैलकुलेशन आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों, समझना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए क्योंकि देखिए गवर्नमेंट क्या बोला है यहाँ पे कि 12,75,000 यानी कि 75,000 का एक्सटेंशन दिया है। किसको दिया है, किसको दिया है, सैलरी टैक्स पेयर को, ये रिमेंबर रखना है। और अप टू 12 लाख तक का सैलरी है तो आपको क्या है, टैक्स पे नहीं करना होगा, जो सरकार से क्लियर बोला है। लेकिन यहाँ एक चीज़ समझना है कि मान के चलिए कि किसी का सैलरी है 12,10,000। ठीक, और मान के चलिए किसी का सैलरी 11,90,000 है। ठीक, अब आप बताइए दोनों में से किसको टैक्स पे करना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर टैक्स कौन पे करेगा, यहाँ पर टैक्स पे करेगा 12,10,000 वाला। 11,90,000 का सैलरी लगेगा, सॉरी टैक्स लगेगा, नहीं लगेगा। अच्छा, अगर आप मान लीजिए कि 12,10,000 कमा रहे हैं और आपको सैलरी मान लीजिए पे करना है, यहाँ पर आपको सैलरी टैक्स पे करना है, टैक्स पे करना है, तो आपका टैक्स कैसे कटेगा, आपका टैक्स यहाँ पर जोड़िए। 0 से 4 लाख में कितना बोला गया, 0%। 0 से 4 लाख में कितना बोला गया दोस्तों, 0%। 4 से 8 लाख में कितना बोला गया, 5%। तो 4 से 8 लाख मतलब 4 लाख, तो 4 लाख का 5% कितना होगा, तो 4 लाख का 5% हो जाएगा आपका दोस्तों 20,000 रुपया। ठीक बात, आपका सैलरी 12,10,000, ये रिमेंबर रखिएगा, इस पर टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख मतलब 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना होगा, तो 4 लाख का 10% हो जाएगा दोस्तों आपका 40,000। ठीक बात। अच्छा, अब आपका सैलरी कितना है, 12,10,000, तो 12 से 16 के बीच में जो आपका टैक्स है कितना है, 15%। तो 12,10,000 यानी कि 10,000 के ऊपर आपका हो जाएगा 15%। तो 10,000 का 15% निकलेगा कितना होगा, तो सिंपल आंसर हो जाएगा 1,500। तो टोटल अगर हम जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 61,500। मतलब आपका जो सैलरी लगा, टैक्स लगा, वो कितना लगा, 61,500। अब ये 61,500 को आप माइनस कर दीजिए 12,10,000 से। 61,500 को अगर आप माइनस कीजिएगा 12,10,000 से, तो वहाँ पर माइनस होकर के आपका आएगा 11 लाख समथिंग, जो आपका इन हैंड पैसा बचेगा। लगभग 11,50,000 के अप्रॉक्स में आपका पैसा बचेगा। तो चलिए हम लिख ही दे रहे हैं यहाँ पे, 11,50,000 के साथ साथ आपका मान लीजिए बचेगा। अब आप बताइए कि आप कमा रहे हैं 12,10,000, ठीक, और आपका टैक्स लग रहा है 61,500, और हाथ में बच रहा है कितना, 11,50,000 के अप्रॉक्स में समथिंग, उससे कम ही बचेगा आपका। और जो व्यक्ति 11,90,000 कमा रहा, उसको कोई टैक्स ही नहीं पे करना। तो ऐसा इंस्टाग्राम और सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा चल रहा था। लेकिन यहीं से एक कॉन्सेप्ट है दोस्तों, उसका नाम है मार्जिनल रिलीफ का। मार्जिनल रिलीफ में जो कैलकुलेशन है वो ये है दोस्तों कि 12 लाख के ऊपर जितना भी आपका सैलरी है, लाइक 10,000, 20,000, 30,000 अप टू 75,000 तक, वही आपका टैक्स लगेगा और 12 लाख आपको इन हैंड मिल जाएगा। मतलब होगा क्या दोस्तों कि जैसे मान लीजिए 12,10,000 आपका सैलरी है, तो इसके ऊपर देखिए इतना सारा हुआ मामला। अब देखिए क्या होता है, 61,500 में माइनस कर दीजिए, 12 लाख के ऊपर 10,000 है तो 10,000 आप माइनस कीजिए इसमें से, ऐसे ही आपका मार्जिनल रिलीफ निकलेगा। तो यहाँ बचेगा 51,500।
अब 51,500 को आप जो दोस्तों माइनस कर दीजिए वंस अगेन 51,500 को 61,500 से, तो ये दोनों को अगर आप माइनस कीजिएगा तो यहाँ निकल जाएगा आपका 10,000। अब आप बताइए कि 12 लाख जो 10,000 आपका सैलरी है, तो यही 10,000 आपको टैक्स लगेगा। ये कब तक चलेगा दोस्तों? ये आपका 75,000 तक चलेगा। 75,000 के ऊपर फिर आपका जो टैक्स का स्लैब है वो आपका बढ़ेगा ओवरऑल दोस्तों। तो यहाँ तक था हमारा इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। इसका पीडीएफ और साथ साथ इसका जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का पीडीएफ है वो हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी मैंने न्यू टैक्स स्लैब को एक एग्जांपल के माध्यम से बताया और साथ साथ आपको मैंने बताया था मार्जिनल रिलीफ के बारे में। इसी के साथ एक और वर्ड है स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब आपके लिए जो भी सैलरी जो मिला और आपका जो अलाउंसेस होता है उसको डिडक्ट करके वहाँ पर सरकार बोला है कि जो सैलरीड पर्सन को 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा दोस्तों ओवरऑल। बाकी ठीक है दोस्तों, आप इसको अच्छे से मेहनत से पढ़िए इसमें। देन इसके साथ साथ इसका पीडीएफ जो है इसको प्रिंट आउट करवा लीजिए, काफ़ी हेल्प होगा आपको। बाकी फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। मैं आपको दूसरा आपका होस्ट अदनान सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।